अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बारजू। आज का जो हम देखने वाले हैं वो यूनिट 4 है। हमारा यूनिट 3 रह गया, उसके हम मेन पॉइंट्स जस्ट कवर करेंगे तभी, बिकॉज़ हमने यूनिट 1 में भी उसी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं मेन पॉइंट्स में। इसी वजह से हम डायरेक्ट चैप्टर 4 पे आ गए हैं। हमने चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, तो चैप्टर 4 जो है वो एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस का है। अब हमारे एनवायरनमेंट में जो है काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास दो टाइप्स के कंपोनेंट्स, हमारा जो कंप्लीट एक एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक ऐसे हैं जो कि लिविंग है, यानी जानदार चीज़ें, और एबायोटिक ऐसे हैं जो कि गैर जानदार चीज़ें जिसे कहा जाता है। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास लाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर और वाटर आता है। अब हम देखेंगे कि इनके आपस में रिलेशनशिप्स जो हैं वो क्या होते हैं। प्रीडेटर का प्रे के साथ। अब यहाँ पे प्रीडेटर और प्रे कौन है वो हम देखेंगे, और पैरासिटिज्म क्या चीज़ है और म्यूचुअलिज्म क्या चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे से कवर करेंगे, और ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स क्या हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट्स की एग्जांपल गिवन है। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो कि अपना खाना जो है खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, यानी वो सूरज से ही अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर वर्ड से ही हमें क्लियर है किसी चीज़ के किसी और के ऊपर डिपेंड करना, कोई चीज़ कंज्यूम करना। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर्स। तो आए हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं 3 टाइप्स के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें एल्जाई आ जाता है और काफ़ी बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, और हमारे तकरीबन प्लांट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके सूरज जब सन प्रेजेंट होता है उस दौरान, ये रात के टाइम नहीं होता, ये होता है दिन के टाइम, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ करके सन यानी सूरज की एनर्जी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो एक समझे सोलर पैनल्स की तरह काम करते हैं। वो अपनी केमिकल एनर्जी को वहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। अब वो उनका केमिकल कौन सा होता है? वो है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट 2-3 बार एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बता चुकी हूँ। इसके अलावा क्लोरोफिल जो है, और सूरज भी उस टाइम होगा, इनके पास अपना केमिकल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, वाटर तो उन्हें मिल ही रहा होता है। जब ये तमाम चीज़ें मिलती हैं तो इनका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। इसी के थ्रू वो अपना खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी की वजह से फिर सिंथेसाइज होते हैं, यानी उनका खाना प्रिपेयर होता है और वो सरवाइव करते हैं। फिर आता है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या है? ये एनिमल्स होते हैं जो कि अपना खाना जो है कहाँ से लेते हैं, या तो वो किसी और को, प्लांट्स को ईट करके, या तो दूसरे एनिमल्स को ईट करके जो है अपना खाना प्रिपेयर करें, लाइक एक तरीके से कंज्यूम करें, किसी और के थ्रू जो है ले रहे हैं। कंज्यूमर्स हैं जो कि लाइक द कंज्यूमर्स दैट ईट ओनली प्लांट सच एज काउ, गोट एंड रैबिट्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ऐसे कंज्यूमर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे काऊ। अब काऊ इंसान को नहीं खाएगी, वो किसी और जानवर को नहीं खाएगी। गोट, बकरी जो है वो भी इंसानों को, ना ही किसी जानवर को, यानी कोई गोश्त वगैरह नहीं खाता है। तो ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और ऐसे कंज्यूमर्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स, लाइक दूसरे कंज्यूमर्स किस टाइप के होते हैं? जो कि पहले वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही खाते हैं, लाइक काऊ, गोट, डियर, रैबिट्स, इन्हें ही खाते हैं। वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब वो कौन से? हमारे लॉयन है, डॉग है, वुल्फ है, ये सब क्या है? हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देती जाऊँ, हार्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स का। अब ये क्या चीज़ होती है? हार्बीवर्स क्या होते हैं? वो अब देखें, हार्बीवर्स में हर्ब आ रहा है वर्ड, तो हर्ब क्या होता है? वो ग्रीन, लाइक जो भी हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो होती हैं। तो हम वहाँ से याद रख सकते हैं जो सिर्फ हमारे ग्रीन, लाइक वेजिटेबल्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें खाएं। उसके बाद कार्निवर्स। अब कार्निवर्स क्या होते हैं? वो गोश्त खोर होते हैं।
वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जैसे लॉयन वगैरह ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। और तीसरे आते हैं ऑमनिवर्स, वो दोनों चीज़ें खाते हैं, जिसमें हम इंसान आ जाते हैं। हम हर्ब्स भी खाते हैं और हम उसके साथ साथ हम पत्ते वत्ते ये सब चीज़ें जो हम कह सकते हैं, पालक, ग्रीन्स, वॉटेवर, और हम साथ में मुर्गी वगैरह, ये चिकन, बीफ, मटन, ये सब चीज़ें भी खा रहे होते हैं, तो हम ऑमनिवर्स में काउंट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात है। प्राइमरी कंज्यूमर्स जस्ट ग्रीन चीज़ें ही खा रहे होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे होते हैं। तो थर्ड हमारा इसमें कॉन्सेप्ट आता है डीकम्पोजर्स का। अब डीकम्पोजर्स क्या है? द स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डेड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। छोटे जानवर या फंजाई हो गए जो कि मिट्टी में रहते हैं खुद को, अब वो फीड कहाँ से करते हैं? जो भी बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो ज़मीन में पहले से डिकम्पोज हो जाती हैं, उन्हीं को खा के उन्हीं से वो अपना खाना जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इन द डेड बॉडीज़ इनटू सिंपल सब्सटेंसेज। In the above process, they derive energy for their own growth and reproduction. These simpler substances enter the soil again after complete decomposition of the plant and animals. अब ये दोबारा जाते हैं मिट्टी में कब? जब प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन जो है मुकम्मल हो जाती है। फ्रॉम द सॉइल द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब दी सब्सटेंस इन प्रोड्यूसिंग फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ एक और पॉइंट आ गया, ग्रीन प्लांट जो है इसी मिट्टी से फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या कर रहा होता है? अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी लाइक सनलाइट से जो वो ले रहा है यहाँ, और इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब इन प्लांट्स को कौन खा रहा है? हार्बीवर्स खा रहे हैं। अब हार्बीवर्स जो हैं, ये रैबिट आ गया हमारे पास, कैट। अब हार्बीवर्स को यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खा रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब वो कौन है? हमारे वुल्फ वगैरह, ये कैट, ये चीज़ें आ गई। अब वुल्फ जो है ये कार्निवर भी है। अब कार्निवर कैसे है? क्योंकि ये गोश्त खोरे, गोश्त भी खाते हैं, भी नहीं बल्कि ये खाते ही सिर्फ गोश्त है, ये हर्ब्स नहीं खाते। उसके बाद अगर हम नीचे आके देखते हैं तो द एनवायरनमेंट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब यहाँ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात आ गई कि जो नॉन लिविंग है, मैंने आपको पहले बताया था, उन्हें एबायोटिक कहा जाता है, जिसमें सॉइल, लाइट, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें जो है आ जाती हैं। अब पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है इन सब चीज़ों से कि हमारे पास जो है ग्रासलैंड्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, सी, ओशियन, डेजर्ट्स, वैलीज़, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम मूव करें हैं तो हम एनवायरनमेंट यहाँ पे दो टाइप्स देख सकते हैं, एक डेज़र्ट है, एक रेन फॉरेस्ट है। अब हम डेज़र्ट की बात करते हैं। डेज़र्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ड्राई होते हैं और सैंडी प्लेस लाइक मिट्टी वहाँ ज़्यादा होती है। डेज़र्ट पे ना एक्सट्रीम लेवल की जो है हीट मौजूद होती है, वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हवा बहुत ड्राई होती है और बहुत बहुत कम ना होने के बराबर सालों में थोड़ी सी बारिश हो जाती है। Deserts are very hot during daytime and the temperature drops sharply during the night. अब वहाँ पे रात के टाइम जो है उनका टेम्परेचर जो है ड्रॉप होता है, अदरवाइज डे टाइम में एक्सट्रीम लेवल का वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। उसके बाद रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, घने जंगलात जहाँ पे लाइक पानी जो है चलता ही रहता है, बारिश होती ही रहती है, इनफैक्ट ज़मीन तक पानी पहुँचने में उन जंगलात में टाइम लग जाता है, वो इतने घने जंगलात होते हैं। द रेन फॉरेस्ट हैज़ वार्म टेम्परेचर। अब रेन फॉरेस्ट के पास वार्म टेम्परेचर होता है एंड हैवी रेनफॉल। दिस मेक्स द रेन फॉरेस्ट अ होम टू मैनी ट्रीज़। अब जहाँ पे पानी ज़्यादा है और ये सब चीज़ें हैं, इसी वजह से रेन फॉरेस्ट क्या है? घर है काफ़ी ट्रीज़ का, हर्ब्स का, शर्ब्स, प्लांट्स, सीडलिंग्स एंड सेवरल वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स, मैमल, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड स्मॉल क्रिएचर्स, ये सब कहाँ मौजूद होते हैं? रेन फॉरेस्ट में। अब यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं, द रेन फॉरेस्ट कवर्स only about 6% of total earth surface but is home to over half to 2/3 of the world's total species.
अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि रेन फॉरेस्ट जो है ज़मीन का कितना हिस्सा कवर करता है। 6% जो है अर्थ का सरफेस रेन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। लेकिन अब वो कितनी चीज़ों का लाइक कितनी ऑर्गेनिजम्स का घर है वो आप देख सकते हैं। 1/2 to 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल स्पीशीज़, आधे से 2-3 मतलब वर्ड के अगर हम टोटल स्पीशीज़ लगाएं ना उस अकॉर्डिंग बता रहे हैं। उनके हाफ जो हैं उनका जो है रेन फॉरेस्ट एक घर है, वहाँ पे वो सरवाइव करते हैं, रहते हैं। अब यहाँ पे वेटलैंड्स के नीचे बात दी गई है। वाइल ऑल इकोलॉजिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड रिक्वायर प्रोटेक्टिंग, द वेटलैंड्स आर स्पेशली सेंसिटिव टू इम्बैलेंस। The wetlands found in many areas of the world contain an incredibly diverse group of animals and plants. They also serve to filter the water through them extremely effectively. अब यहाँ पे वेटलैंड्स की बात हो रही है कि वहाँ क्या है, ये स्पेशली सेंसिटिव इकोसिस्टम है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के आपस में कंपैरिजन है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।